कभी कभी कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वो मौत के बाद भी मरते नहीं, बस एक साया बन जाते हैं, इंतकाम का साया। ये कहानी है पूनम की और उस गांव की जहां सूरज छिपते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों को कील से ठोक दिया जाता, बच्चों को चेतावनी दी जाती, अगर चुड़ैल को देखा तो बोलना नहीं, बस आंखें बंद कर लेना। पूनम गांव की सबसे प्यारी लड़की थी। मां नहीं थी, बाप लकवाग्रस्त था। वही घर चलाती, खेत संभालती और हर किसी की मदद करती थी। उसकी एक आदत थी, रेलवे स्टेशन के पास जाकर पटरी के किनारे बैठकर तारे गिनना। वहीं बैठकर वो अपने सपने देखा करती। एक दिन शहर जाऊंगी, स्कूल खोलूंगी, लड़कियों को पढ़ाऊंगी। लेकिन गांव को पूनम के सपने पसंद नहीं थे। फिर वो रात आई, अमावस की रात। 4 मर्द, गांव के वही राक्षस, शराब के नशे में चूर। पूनम अकेली खेत से लौट रही थी। रेलवे स्टेशन के पास उसे पकड़ा, खींचा और वही किया जो सिर्फ हैवान करते हैं। उसकी चीखें रात के सन्नाटे में गूंजी। सुबह उसकी लाश पटरी के पास मिली, कपड़े फटे, शरीर अधजला, आंखें खुली की खुली। लेकिन गांव ने क्या किया? न्याय देने के बजाय गांव ने उसका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। कहा, जिसका सम्मान नहीं बचा वो पवित्र कैसे हो सकती है? उसे बिना जलाए रेलवे ट्रैक के पास एक गड्ढे में फेंक दिया गया। और फिर पूनम मरकर भी नहीं मरी। अगली अमावस गांव का पहला कातिल मरा। उसकी आंखें नोच ली गई, जीभ काटी गई और रेलवे स्टेशन की दीवार पर खून से लिखा था, अब मुझे किसी पर दया नहीं आती। साल बीतते गए। हर अमावस को एक नया शिकार, कभी बकरी वाला, कभी स्कूल मास्टर, कभी पंचायत प्रमुख। हर बार शरीर एक जैसा, आंखें और जुबान गायब। गांव अब डर के साए में जी रहा था। गांव के डरावने साए के बीच रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी हमेशा रात 1:30 पर गुजरती थी। गांव के लोग कहते थे कि पूनम उस ट्रेन की पटरियों पर अपनी परछाई छोड़ देती है। एक रात गांव का एक युवक नरेश, जिसे पूनम की कहानियों पर भरोसा नहीं था, सच का पता लगाने के लिए रेलवे स्टेशन गया। उसने अपनी मोबाइल लाइट चालू की और रेलवे पटरियों पर चलने लगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, रात के वक्त पटरियों के पास मत जाना, पूनम वहां भटकती है। लेकिन नरेश नहीं माना। रात 1:20 हवा चलनी बंद हो गई। रेलवे ट्रैक के किनारे खड़ी घास अपने आप जलने लगी और फिर ट्रेन की आवाज सुनाई दी। लेकिन यह ट्रेन अजीब थी। उसके डिब्बे जले हुए थे और खिड़कियों से चीखने की आवाजें आ रही थी। नरेश ने देखा, ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक परछाई खड़ी थी, लंबे बाल, उल्टे पैर और चेहरा जला हुआ। वो ट्रेन के साथ ही पटरियों पर दौड़ने लगी। नरेश डर से पीछे हटने लगा। लेकिन तभी उसने सुना, क्यों आए हो यहां? क्या तुमने भी किसी का सपना तोड़ा है? नरेश चिल्लाने लगा, नहीं नहीं। लेकिन उसकी आवाज ट्रेन के शोर में डूब गई। अचानक ट्रेन गायब हो गई, लेकिन पूनम की परछाई वहीं खड़ी रही। उसने धीरे धीरे नरेश की तरफ बढ़ना शुरू किया और फिर सुबह नरेश रेलवे ट्रैक के पास बेहोश मिला। उसके होंठ सिल दिए गए थे और हाथ पर खून से लिखा था, सपनों को तोड़ने वालों के लिए माफी नहीं। फिर आया शहर से राहुल गांव की कहानियों को झूठ मानता था, लेकिन उसका असली मकसद और भी खतरनाक था। राहुल बच्चा चोर था। एक रात उसने 7 साल की मासूम बच्ची गुड़िया को उसके घर से चुपके से उठा लिया। गुड़िया के मां पापा जब आधी रात को उठे तो उन्होंने देखा कि गुड़िया गायब है। पूरे गांव में शोर मच गया। गांव वाले मशालें लेकर गुड़िया को ढूंढने निकले। खोजते खोजते वे रेलवे स्टेशन की ओर पहुंचे। रात का सन्नाटा। जैसे ही गांव वाले रेलवे स्टेशन पहुंचे, उन्होंने देखा राहुल गुड़िया को लेकर रेलवे ट्रैक के सहारे शहर की ओर भाग रहा था। गांव वालों को देख राहुल डर गया। गांव वालों के चिल्लाने पर उसने गुड़िया को छोड़ दिया और भागने की कोशिश की। गुड़िया दौड़कर गांव वालों की तरफ भागी, लेकिन उसका पैर रेलवे ट्रैक में फंस गया। इसी बीच ट्रेन की आवाज तेज हो गई। ट्रेन की पिछली बोगी से पूनम की आत्मा प्रकट हुई। लंबे बाल, जला हुआ चेहरा और उसकी आंखों से खून टपकता हुआ। पूनम ने फौरन गुड़िया को पटरियों से खींचकर दूर कर दिया। गुड़िया पूरी तरह सुरक्षित थी। राहुल पटरियों से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूनम ने उसे पकड़ लिया। उसकी आंखें निकाल ली और जीभ काट ली, जैसे वो पहले अपने कातिलों के साथ करती थी। राहुल चीखता रहा, लेकिन पूनम ने उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला।
रेलवे ट्रैक पर खून के अक्षरों में लिखा गया, बच्चों का सपना तोड़ने वालों के लिए माफी। उस रात आखिरी बार रेलवे ट्रैक पर एक चीख आई, फिर एकदम शांति। लोगों को लगा शायद पूनम को मोक्ष मिल गया। लेकिन अब भी कभी कभी स्टेशन की बेंच अपने आप हिलती है, पटरियों के पास से किसी के चलने की आहट आती है। लोग कहते हैं पूनम चली गई लेकिन पूरी नहीं। अगर किसी बच्ची पर जुल्म हुआ या किसी लड़की का सपना तोड़ा गया तो पूनम लौट सकती है। और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो भागना मत, क्योंकि अब उसकी आंखें नहीं है लेकिन वो दिलों को पढ़ लेती है। रूही नानी के पास चली तो गई थी, पर अपने पुराने शहर को भुला नहीं पा रही थी। रूही शांत और गुमसुम सी रहती थी, ना किसी के साथ खेलती ना झगड़ती थी। उसे देख नानी भी परेशान रहती थी। नानी के कहने से ही रूही कभी कभी छत पर टहल लेती थी। एक शाम जब रूही छत पर टहल रही थी, उसकी नजर सामने वाले घर पर पड़ी, जो काफी दिनों से बंद था। घर के बाहर एक ताला लगा हुआ था। रूही ने कभी उस घर में किसी को ना आते ना जाते देखा था। जब रूही उस घर की ओर देख रही थी, तभी उसे उस घर की खिड़की में एक लड़की खड़ी दिखाई दी। रूही ने आवाज लगाई तो वह घबराकर चली गई। 2-4 दिन बीते, पर रूही के मन से उस लड़की का चेहरा नहीं हट रहा था। रूही बार बार उस लड़की के बारे में ही सोचती रहती थी। एक दिन जोरों से बारिश होने लगी। नानी ने रूही से कहा कि छत पर कपड़े सूख रहे हैं, जल्दी जाकर उतार लाओ। रूही भागकर छत पर गई। उसने देखा इतनी बारिश में वही लड़की छत पर खड़ी थी। रूही ने जोर से पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वह लड़की फिर भाग गई। अब क्या था? रूही के मन में तो अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे कि अगर वो घर कई सालों से बंद पड़ा है तो वो लड़की वहां क्या कर रही है? उस लड़की के अलावा उस घर में कोई और दिखाई क्यों नहीं देता? और वो लड़की आवाज सुनते ही डर कर क्यों भाग जाती है? एक दिन रूही नीचे आंगन में नानी के साथ बैठी थी, तभी उस घर की छत से एक पत्थर नीचे आ गिरा। रूही ने ऊपर देखा तो वही लड़की छत पर खड़ी रूही की तरफ इशारा करके उसे बुला रही थी। रूही खेलने का बहाना कर उस घर के पास चली गई। उसने देखा जो ताला रोज लगा रहता है आज वे खुला था। रूही अंदर गई। वहां बहुत अंधेरा था। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। चारों ओर मकड़ी के बड़े बड़े जाले लगे हुए थे। रूही ने देखा वो लड़की सीढ़ियों पर खड़ी थी। रूही ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? उस लड़की ने अपना नाम यामिनी बताया और रोने लग गई। रूही ने उसे चुप कराया और पूछा, कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? यामिनी ने बताया कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। कुछ साल पहले वे मर गए हैं। एक सड़क हादसे से उनकी जान चली गई। मुझे मेरे मुंह बोले मामा अपने साथ यहाँ ले आए और मुझे यहाँ छोड़कर वापस लेने नहीं आए। इतना कह वो जोर जोर से रोती है। रूही उसे अपने साथ अपने घर ले आई। नानी को सारी बात बताई। नानी ने उस मासूम लड़की पर तरस खाकर उसे अपने साथ ही रखने का फैसला किया। अब क्या था, दोनों एक साथ खेलती झगड़ती रहती थी। नानी भी उन्हें देख खुश होती थी। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी बीते कि एक रात जब सब सो रहे थे, नानी को किसी की आहट सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि घर में कोई बिल्ली घुस आई है और वे उठी और किचन की तरफ गई। उन्होंने जैसे ही किचन की लाइट जलाई तो यामिनी सामने खड़ी थी। मुंह पर पूरा खून सना हुआ था। एक हाथ में छुरी और दूसरे में अधमरी बिल्ली। नानी कुछ कहती या करती इससे पहले ही यामिनी ने छुरी से नानी का गला काट दिया। नानी गिर गई। यामिनी ने छुरी से नानी का सीना फाड़ दिया और नाखूनों से मांस को खींचकर खाने लगी। उधर रूही अपने कमरे में सो रही थी। उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से नीचे की ओर भागी।
उसने जो मंजर नीचे जाकर देखा, उसे देख उसके पांव जम गए। वो सन रह गई। वो एक जगह खड़ी खड़ी कांप रही थी। उसने देखा यामिनी का मुंह खून से सना हुआ। अपने नाखूनों से वो नानी को नोच रही थी। नानी मर चुकी थी। नानी का ये हाल देख रूही की चीख ही निकल गई। उसके चीखते ही यामिनी का ध्यान रूही की ओर गया और वो रूही को घूरने लगी। रूही भागकर अपने रूम में गई और रूम को अंदर से लॉक कर लिया। यामिनी ने उसके रूम के दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। रूही रूम में पर्दे के पीछे छिप गई। दरवाजा तोड़ यामिनी गुस्से में लाल, चीखती हुई रूही रूही बोले जा रही थी। रूही घबराई हुई पर्दे के पीछे बैठी थी। यामिनी कमरे में उल्टी चलने लगी। कभी रोती कभी हंसती, बस रूही रूही पुकार रही थी। थोड़ी देर बाद यामिनी रोती हुई कमरे से बाहर चली गई। रूही ने अपना मोबाइल उठाया और अपनी मौसी को सब बताया और कहा कि आप जल्दी से आ जाओ। अचानक लाइट चली गई और रूही घबरा गई। रूही चुपचाप सीढ़ियों से उतर ड्राइंग रूम में सोफे के पीछे छुप गई और मौसी का इंतजार करने लगी। घर में चारों तरफ बस रोने की आवाज आ रही थी। रूही ने सोफे की ओर देखा। यामिनी का रंग बिल्कुल सफेद हो चुका था। लंबे लंबे नाखून, मुंह पर खून लगा हुआ। घर में इधर उधर कभी रोती कभी चिल्लाती घूमे जा रही थी। रूही हिम्मत कर ड्राइंग रूम से छुपकर निकल रही थी। यामिनी ने पीछे से उसके बाल पकड़कर उसे उठाकर फर्श पर पटक दिया। यामिनी ने रूही को अपने लंबे लंबे नाखूनों से नोचना शुरू कर दिया। रूही के पेट और मुंह से खून बह रहा था और रूही दर्द से करहा रही थी। फिर यामिनी ने उसे खींचकर आंगन में ले गई और चबूतरे पर उसका सर जोर जोर से पटकने लगी। रूही बेहोश ही होती जा रही थी और यामिनी और ज्यादा खतरनाक। तभी पीछे से मंत्रों की आवाज आती है। यामिनी पलट कर देखती है। रूही की मौसी और 2 पंडित अपने हाथों में कलश लिए हुए गंगा जल की छींटे गेट के पास छिड़क रहे थे। यामिनी तेज चिल्लाने लगी कि रुक जाओ, भाग जाओ, अगर तुम लोग नहीं रुके तो मैं सबको मार दूंगी। इतने में पीछे से राई के दाने यामिनी के ऊपर गिरते हैं और यामिनी रोने लगती है। पंडित पूछते हैं, तुम कौन हो और रूही को तंग क्यों कर रही हो? यामिनी बताती है, मैं यामिनी हूं। मैं पिछले कुछ सालों से उस घर में कैद थी। मुझे रूही ने बाहर निकाला। मुझे अचानक लगने लगा मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन नानी ने मुझे पहचान लिया। नानी को मेरी सच्चाई पता चल गई कि मैं एक डायन हूं। मैंने नानी को मार दिया। तभी रूही ने मुझे देख लिया। मैं वापस कैद नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं रूही को मारना चाहती हूँ। तभी पीछे से एक पंडित जी ने लाल कपड़ा यामिनी के सर पर डाल दिया। यामिनी जलने लगी, तड़पने लगी और राख बन जाती है। पंडित जी उस राख को एक कपड़े में बांधकर आंगन में दबा देते हैं। रूही को अस्पताल ले जाया जाता है। वहां उसका इलाज होता है और 1 हफ्ते बाद उस अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाती है। वो घर आ जाती है। उसे घर में नानी की बहुत याद आती है। वो उस दिन पर अफसोस करती है जब वो पहली बार यामिनी से छत पर मिली थी। रूही की आंखें नम हो जाती हैं और वो बड़े ही भारी मन से उस बंद घर की ओर देखती है। रूही अब कभी भी किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगी।